हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्वित आईएएस। गर्वित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सीरिया की रैयत पर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सीरिया में जारी संकट यानी कि सीरिया की रैयत को वर्तमान समय का सबसे विनाशकारी और विध्वंसकारी संकट बताया है। दरअसल 2011 से ये सीरिया की युद्ध जारी है और इसमें अब तक 4,70,000 से भी अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 40 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और लगभग 80 लाख लोग अपने देश में ही विस्थापित हो चुके हैं। और ये जो मृत्यु का आंकड़ा है, दरअसल ये सरकारी आंकड़ा है। जो वास्तविक संख्या है वो इससे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। वहाँ पे मानव तस्करी हो रही है, शरणार्थी समस्या, और शरणार्थी समस्या से एक चीज़ जो उभरी है वो है यूरोप में दक्षिण पंथ का उभार। और यूरोप में ही नहीं, दरअसल समस्त विश्व में दक्षिण पंथ का उभार। तो जब हम कहते हैं कि यूरोप में या विश्व में दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है तो उसका क्या अर्थ होता है, इन सब चीज़ों को आज हम अपने इस लेक्चर में जानेंगे। हाथ के हाथ हम ये भी समझते चलेंगे कि इसमें कौन सा पोर्शन कहाँ काम आ सकता है, क्या चीज़ प्रीलिम्स में काम आ सकती है, क्या चीज़ मेंस में काम आ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं सीरिया की लोकेशन। ये अफ्रीका है, ये यूरोप और ये एशिया। ये भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। यहाँ पे यह है अरब प्रायद्वीप, और इस अरब प्रायद्वीप में ये यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ये छोटा सा देश कतर, और यहाँ पे एक द्वीपीय देश बहरीन, सऊदी अरब, इराक, नीचे जॉर्डन, यहाँ पे इज़राइल, लेबनान, और यह है सीरिया। सीरिया के ठीक ऊपर तुर्की, और तुर्की के बाद में शुरू हो जाता है यूरोप। यूरोप में इस वाले क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र बोलते हैं। ये हम आगे समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए काम का हो सकता है वो ये हो सकता है कि सीरिया की जो बाउंड्री है वो किस किस देश से लगती है। क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसके साथ सीरिया की बाउंड्री शेयर नहीं होती, नीचे कुछ ऑप्शन दे देंगे। या दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस किस के साथ बाउंड्री शेयर होती है। तो सबसे पहले आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लें सीरिया की। दरअसल मैपिंग पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम पूरे साल मैपिंग पढ़ते रहते हैं, मैपिंग से वही क्वेश्चन आता है जो करंट में रहा होता है। तो केवल जो करंट में इशू आ रहे हैं उनकी मैपिंग आप हाथ के हाथ देखते रहें। तो चलिए देखते हैं सीरिया की मैपिंग। ये जो एरिया है इसमें जो ब्लू पोर्शन से दर्शाया गया है यह है सीरिया। ये वो शहर सीरिया का जो अभी हाल में चर्चा में था, अलेप्पो। इसको सीरिया की आर्थिक राजधानी बोला जाता है, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। और यह है दमिश्क, सीरिया की राजधानी। और भी काफ़ी फेमस शहर है ये, जो पहले सिल्क रूट होता था उस पर ये दमिश्क था, तो इसलिए भी। चलिए तो देखते हैं सीरिया की बाउंड्री किस किस से लगती है। नीचे आप देख रहे हैं जॉर्डन से, इधर इराक से, और सबसे ऊपर तुर्की से। ये 3 देश हो गए, तुर्की, इराक, जॉर्डन। अच्छा, इधर किधर लग रही है, ये एक देश है इज़राइल। इज़राइल के साथ इसकी बाउंड्री लगी हुई है, ठीक। और ये आप ये देख रहे हैं पोर्शन, ये डॉटेड लाइन है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है दरअसल गोलन हाइट या गोलन पठार। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो गोलन पठार है वो किस देश में है, तो यह है इज़राइल में। हो सकता है ऐसे भी पूछ लिया जाए कि गोलन पठार किन 2 देशों के बीच में सीमा निर्धारित करता है। तो आप मैप से क्या देख रहे हैं कि इज़राइल और सीरिया। और दरअसल क्या था, ये जो गोलन पठार है पहले सीरिया के ही क्षेत्र में आता था। 1967 या इसके आसपास ही युद्ध हुआ और उस युद्ध में इज़राइल ने इस पर कब्जा कर लिया। और ये जो गोलन पठार है रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर जिस देश का कब्जा रहता है तो वो आसपास के मैदानी इलाकों में वो जो उसके हमला करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये पठारी भाग है थोड़ा इस एरिया से ऊंचाई। तो एक आप ये याद रख लेंगे कि इज़राइल के साथ, जॉर्डन के साथ, इराक के साथ, तुर्की के साथ सीमा लगती है। और इज़राइल के साथ जो सीमा लगती है तो वहाँ पे सीमा पे गोलन हाइट है। इज़राइल के बारे में चर्चा चलती रहती है, हाथ के हाथ थोड़ा इज़राइल भी देख ले रहे हैं। ये इज़राइल का मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इसको बोलते हैं वेस्टर्न बैंक, और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। और ये जो वेस्टर्न बैंक, गाजा पट्टी हैं, इनको मिला के क्या बोलते हैं, फ़िलिस्तीन। तो अगर ये आ जाए कि फ़िलिस्तीन के साथ सीमा लगती है तो नहीं लगती है। आप देख रहे हैं कि ये इतना इसमें गैप है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये सीमा, तो फ़िलिस्तीन के साथ में नहीं लगती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इज़राइल के साथ लगती है, जॉर्डन के साथ, इराक के साथ, तुर्की के साथ। और इधर पश्चिम में ये देख रहे हैं आप रेड रेड पोर्शन, ये है लेबनान। तो लेबनान कंट्री के साथ में मिलती है। हाथ के हाथ आप कुछ इस तरह की बातें भी देख सकते हैं कि कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि इनमें लैंड लॉक कंट्री कौन सा है। तो लेबनान जो है उसकी सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है, और ये सीरिया की ये वाली सीमा भी
भूमध्य सागर से लगी हुई है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या काम का है कि 5 देशों के साथ सीमा लगी हुई है, लेबनान के साथ, इजराइल के साथ, जॉर्डन के साथ, इराक के साथ और तुर्की के साथ। और क्या याद रख लेंगे कि इजराइल के साथ जो सीमा लगी हुई है वहाँ पे गोलन पठार है, पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो उसको घुमा के फिर से पूछ सकते हैं। और जब इतना मैप हम देख ही रहे हैं तो हाथ के हाथ में कुछ इस तरह की चीज़ें भी देख ले रहे हैं। आप ये चीज़ देख रहे हैं, यह है एक भूमध्य सागरीय देश साइप्रस। तो गोलन हाइट हमने देख लिया, साइप्रस हमने देख लिया, गाजा पट्टी हमने देख लिया, वेस्ट बैंक हमने देख लिया। ये सारी चीज़ें हमने इस नक्शे की मदद से ही देख ली। ये इन्हीं सब बातों को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो सीरिया है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक राष्ट्र है। ऐसे ही पूछ लें कि सीरिया पश्चिमी एशिया का एक राष्ट्र है, सीरिया दक्षिणी एशिया का एक राष्ट्र है, तो उसमें तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिण पश्चिमी एशिया का एक राष्ट्र है और इसकी जो सीमा है वो ये सब इसमें लिखा हुआ है कि किधर किधर लगती है। अगर ये आप नहीं भी याद रखेंगे कि दक्षिण में जॉर्डन से, पूरब में इराक से, इतना भी काफ़ी है कि अगर आप याद रख ले रहे हैं किस किस देश से सीमा लगती है। और सीरिया की ज्योग्राफी में ये ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन बता दे रहे हैं कि जो सीरिया का अधिकांश क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र है। बस पश्चिम में भूमध्य सागर से लगे तथा फुरात नदी के तटीय प्रदेश नम और हरित हैं। दरअसल ये जो फुरात नदी है ये काफ़ी फेमस नदी है, इसको अभी हम समझते हैं। और जो सीरिया की मुख्य आबादी है वो इन्हीं 2 प्रदेशों में रहती है। इस मैप को देखते हैं, इसमें यह है सीरिया, यह है इराक, और यह एक छोटा सा देश कुवैत, और यह है ऊपर टर्की। ये सीरिया का ये वाला भाग जो है वो भूमध्य सागर से लगा हुआ है, तो एक तो यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या रहती है, और दूसरा इसको आपने अभी पढ़ा था फुरात नदी या फिर इसी को बोलते हैं यूफ्रेटिस, और यह है टिग्रिस या इसको बोलते हैं दजला। ये दजला फरात नदी बहुत फेमस हैं, इनको आप याद रख लेंगे। तुर्की में, सीरिया में, इराक में होते हुए ये फारस की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो जो सीरिया की अधिकांश जनसंख्या है वो इस फरात नदी ये वाले क्षेत्र में और इस वाले में, इन 2 क्षेत्र में सीरिया की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। शुष्क क्षेत्र है बस यही वाले जो दोनों क्षेत्र हैं, ये थोड़े से नम क्षेत्र हैं। सीरिया का जो इतिहास है या इन जो 2 नदियों का इतिहास है, इस वाले पोर्शन का जो इतिहास है ये काफ़ी समृद्ध इतिहास है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। हो सकता है हिस्ट्री बेस्ड कोई क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाए। तो जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से मेसोपोटामिया, आप पढ़ते हैं मेसोपोटामिया, वो इन्हीं 2 नदियों की घाटियों में पनपी थी। दरअसल मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है 2 नदियों के बीच का, और वो 2 नदियाँ थीं दजला और फरात। तो ये जो दजला फरात नदियाँ हैं इनके बीच में ही पनपी थी मेसोपोटामिया सभ्यता। ये वाला जो आप साइडेड पोर्शन देख रहे हैं ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र है। इसमें क्या क्या आ रहा है आप इससे देख सकते हैं। इराक आ रहा है, सीरिया आ रहा है, तुर्की आ रहा है, और ये थोड़ा सा पोर्शन ईरान का आ रहा है। तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो इन्हीं क्षेत्र में पनपी थी, इसलिए दजला फुरात नदियाँ जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और चूँकि फरात नदी या यूफ्रेटिस नदी सीरिया से होकर गुजरती है, तो इस बात को भी आप ध्यान रख लेंगे। दूसरी चीज़ देखते हैं धर्म। अगर इस विवाद को हमने समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें किस किस धर्म के कितने लोग हैं, क्योंकि मुख्यतः ये विवाद जो है वो शिया वर्सेस सुन्नी है। तो जो सीरिया की 90% आबादी है वो मुस्लिम आबादी है और उसमें 10% ईसाई हैं। ये जो 90% मुस्लिम हैं इनके 74% सुन्नी हैं और 12% इसमें शिया हैं। इनके अलावा कुछ गैर अरब अल्पसंख्यक हैं। जब हम बोलते हैं अरब तो उसका मतलब होता है सिंपल से कि जो अरबी बोलने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे कुर्द रहते हैं। जो कुर्द हैं वो मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि जो कुर्दों वाला क्षेत्र है वो दरअसल ये वाला क्षेत्र है जो आप नक्शे में देख रहे हैं, ये सीरिया। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कुर्द निवास करते हैं। बाकी इसके अलावा तुर्क, असीरियाई, आर्मेनियाई ये सब लोग रहते हैं। लेकिन जो हमें जो समझने के लिए ज़रूरी है वो 3 बातें। एक सुन्नी हम ध्यान रखेंगे 74% लगभग, दूसरा शिया याद रखेंगे लगभग 12%, और एक कुर्द याद रखेंगे कि उत्तर पूर्व में है और एक अलग राष्ट्र कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं वर्तमान समस्या पे। उससे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं। सीरिया क्या है, अपनी आज़ादी से पहले ये 4 शताब्दियों तक पहले ये ओटोमन साम्राज्य का भाग हुआ करता था। ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फ्रांस ने इस पर कब्जा कर लिया और 1946 में फ्रांस से ये आज़ाद हुआ। 1946 में फ्रांस से आज़ाद होने के बाद से ही बाथ पार्टी, इस नाम को आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर बाथ पार्टी का प्रभुत्व रहा।
आज़ादी के बाद से ही। 1963 से यहाँ पे आपातकाल लगा हुआ है और 1970 के बाद में यहाँ पे एक ही परिवार के लोगों का शासन है और वो है असद परिवार। अभी जो यहाँ पे राष्ट्रपति हैं वो हैं बशर अल असद। 1971 से 2000 तक इनके जो पिता थे वो राष्ट्रपति थे और उनकी पिता की मृत्यु के बाद में बशर अल असद ये सत्ता में आ गए। तो 46 में आज़ाद हुआ और उसके बाद में एक ही पार्टी की सरकार है। और ये जो बशर अल असद हैं ये सिया समुदाय से हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 12% सिया और 74% सुन्नी है। इसका मतलब अल्पसंख्यक वर्ग के जो हैं उनका शासन है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो ये बहुसंख्यक हैं सुन्नी समुदाय इनका जो है दमन किया है। तो उसको अभी समझ लेते हैं क्या हुआ। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि 2000 में इनके जो पिता थे उनकी मृत्यु हुई, बशर अल असद साहब को राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, 2009 तक सब कुछ ठीक ठाक चला। फिर 2009 में अचानक से हुआ जैस्मीन क्रांति, या जिसको आप अरब क्रांति भी बोलते हैं या अरब स्प्रिंग भी बोलते हैं। ये दरअसल था क्या कि जहाँ जहाँ जो निरंकुश राजतंत्र था उनके खिलाफ एक लोकतांत्रिक क्रांति थी। 2009 में स्टार्ट हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई? ट्यूनीसिया से। उत्तरी अफ्रीका का एक देश था ट्यूनीसिया, वहाँ लोगों ने इस तरह की क्रांति की और 2011 में जो वहाँ की सरकार थी उसको हटा दिया गया। और इस घटना को बोलते हैं जैस्मीन क्रांति, अरब क्रांति या अरब स्प्रिंग। यहाँ हमने लिखा हुआ भी है कि मध्य पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन एवं धरने का दौर 2009 में प्रारंभ हुआ। इसे अरब जागृति, अरब स्प्रिंग या जैस्मीन क्रांति कहा जाता है। ट्यूनीसिया के बाद में अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, यमन और इसी क्रांति में 2011 में नंबर आता है सीरिया का। सीरिया में भी विद्रोह हुआ, धरने प्रदर्शन हुए और बशर अल असद साहब को हटाने के लिए रैलियां निकाली गई, मार्च किया गया। बशर अल असद साहब ने क्या किया, उस विरोध प्रदर्शन को कुचला और सशक्त संघर्ष उससे चालू हो गया। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उस पर इन्होंने सैनिक कार्रवाई के द्वारा उसका दमन किया और उससे सशक्त संघर्ष चालू हो गया। और वो जो सशक्त संघर्ष है 2011 से अभी तक चल रहा है, उसी को आप बोलते हैं कि सीरिया गृह युद्ध। तो सीरिया गृह युद्ध दरअसल में क्या है, सीरिया में जो सत्तारूढ़ पार्टी है बाथ सरकार, उसके समर्थक तथा उनके जो विपक्षी हैं उनके बीच में एक सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। उसी सशस्त्र संघर्ष को बोलते हैं सीरियाई संकट। तो यहाँ तक आपने समझा कि सीरियाई गृह युद्ध, सीरियाई विद्रोह या सीरियाई संकट जिसको आप बोलते हैं वो है क्या, कि बशर अल असद साहब जो हैं वो आज़ादी के बाद से ही सीरिया में उनके परिवार की सरकार है। उनको हटाने के लिए कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं, वो उनके विपक्षी हैं, और कुछ लोग उनके पक्ष में हैं और इनमें आपस में सशस्त्र विद्रोह हो रहा है। उसको बोला सीरियाई विद्रोह। अब अगर खाली इतनी बात होती तो ये संकट इतना ना गहरा था। दरअसल इस संकट में केवल दो ही गुट नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल एक बाथ सरकार के समर्थक हैं और विपक्षी हैं। सीरिया में इस समय विश्व की लगभग अधिकांश शक्तियां इस संकट में शामिल हो गई हैं। जैसे कि सीरिया में रूस वर्सेस अमेरिका, इनमें भी युद्ध चल रहा है। ईरान वर्सेस सऊदी अरब, शिया वर्सेस सुन्नी। तो जितनी भी शक्तियां हैं वो दरअसल युद्ध अलग अलग लोगों के बीच में हो रहा है और जो युद्ध क्षेत्र है वो सीरिया को बना लिया गया है, जिससे ये जो संकट है बहुत ज़्यादा जटिल हो गया है। तो अब हम यहाँ तक हमने समझ लिया सीरियाई गृह युद्ध क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि ये जो जितने भी लोग हैं जो इस संकट में शामिल हो गए हैं और इस संकट को और ज़्यादा जटिल बनाते चले जा रहे हैं, वो कैसे कैसे शामिल हैं, किसकी तरफ हैं। दरअसल आप देखेंगे तो युद्ध आपको दो ही गुटों में लगेगा, एक बशर अल असद साहब के समर्थक और एक उनके विपक्षी। लेकिन ये सब इनमें से किसी न किसी दल में शामिल हैं। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे कौन किस दल में शामिल है। एक तो इसमें पहला गुट है। पहला गुट वो है जो कि असद और उनके सहयोगियों का है। इसमें मुख्यतः कौन है? रूस और ईरान। दूसरा गुट इनके विपक्षियों का है और इसमें पश्चिमी देश और अमेरिका शामिल है। तीसरा गुट है यहाँ पे आतंकवादी संगठन। यहाँ पे कुछ आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए हैं, जैसे कि अल नुसरा, ये अल कायदा की एक ब्रांच है। हिजबुल्लाह, ये एक सिया संगठन है ना लेबनान का, इसको भी आगे चल के समझेंगे। और ISIS, ये एक सुन्नी संगठन है। तो ये सब भी इस संकट में शामिल हैं। और चौथा गुट कुर्दों का है जो कि कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो एक एक करके हम इन सबको समझ लेते हैं। इससे पहले ये और देख ले रहे हैं कि सीरिया का जो वर्तमान मैप है तो वहाँ पे कैसे कैसे किन किन लोगों का नियंत्रण है। ये पूरा का पूरा पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक सीरिया।
इसमें ये जो ऊपर वाला ब्लू वाला पोर्शन है ये फ़िलहाल कुर्दों के नियंत्रण में है। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इस कलर में, ये इस समय ISIS के नियंत्रण में है। और ये जो वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाइट पोर्शन बशर अल असद साहब के नियंत्रण में है, जहाँ जहाँ पे ये वाइट पोर्शन है। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो इस कलर में है, इस पोर्शन में अभी पता ही नहीं है कि यहाँ पे किसका नियंत्रण है। तो सीरिया को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है कि उसके अलग अलग भागों में अलग अलग लोगों की सरकार चल रही है, या ऐसे कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों का नियंत्रण है। अब हम देखते हैं एक एक करके कि ये जो गुट है इनमें कौन कौन शामिल है और वो क्यों शामिल है। जैसे कि अगर पहले गुट की बात करें जो असद के समर्थक हैं, उसमें जो सेना है और जो सिया समूह के लोग हैं। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मुस्लिम समुदाय में दो देश, एक ईरान और एक सऊदी अरब। ये जो सऊदी अरब है ये सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है और जो ईरान है वो सिया बहुल देश है। इनमें मुस्लिम जगत का लीडर बनने की एक होड़ है। तो जहाँ भी ईरान होगा उसके विपक्ष में सऊदी अरब खुद हो जाएगा। तो चूंकि ये सिया सरकार है तो ईरान ओबियसली इनकी तरफ है, और जब ईरान इधर है तो सऊदी अरब जो असद विरोधी हैं उनके गुट में है। दूसरी बात, ईरान के असद के समर्थन में होने का खाली यही कारण नहीं है कि वो सिया हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। दरअसल ईरान क्या करता है, वो मुस्लिम जगत में लीडर बनना चाहता है। तो लीडर बनने के लिए यहाँ पे इनका सबसे बड़ा शत्रु है इज़राइल। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इज़राइल का मैप देखा था, तो इज़राइल के मैप में यहाँ इज़राइल के बराबर में एक देश था लेबनान, और यहाँ पे देखा था आपने गाजा पट्टी, और यहाँ पे था वेस्ट बैंक, और फिर ये सीरिया और इधर ईरान। तो ईरान क्या करता है, सीरिया के द्वारा ही यहाँ पे फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और वहीं पे एक संगठन हमास उनको हथियार पहुँचाता है। लेबनान में भी जो सिया समूह है, जैसे कि हमने बताया कि हिजबुल्ला एक लेबनान का आतंकवादी संगठन है, इसको बाकी देश आतंकवादी संगठन बोलते हैं, हालांकि हिजबुल्ला जो है वो लेबनान की सरकार में भी शामिल है। तो इनको भी ईरान यहाँ से हथियार पहुँचाता है सीरिया के लिए। तो ईरान के लिए सीरिया का महत्व क्यों है, क्योंकि अगर उसे इज़राइल में और लेबनान में हथियार पहुँचाने हैं तो उसको सीरिया की ज़रूरत है। एक ये। दूसरा, सियाओं के पवित्र स्थल की रक्षा के नाम पर भी ऐसा करता है। ये एक मज़ार है, इसका नाम आप याद रख लेंगे, सीरिया में है सैयदा जैनब की मज़ार। ये जो सैयदा जैनब है ये हज़रत मोहम्मद साहब की पोती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ईरान सीरिया का साथ दे रहा है, और जो ईरान है सीरिया का साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि सीरिया के मार्ग से होते हुए उसको PLO को, हमास को, हिजबुल्ला को, इनको हथियार सप्लाई करना है। उन हथियारों को इज़राइल के ख़िलाफ़ यूज़ किया जाएगा, तो ओबियसली इज़राइल के दर चला जाएगा, जो असद की जो गवर्नमेंट है उसके विपक्ष में। तो विपक्षी दल में इज़राइल चला जाएगा। खाली एक यही कारण नहीं है इज़राइल के पास भी, जैसे ईरान के पास एक से ज़्यादा कारण थे, इज़राइल के पास भी एक से ज़्यादा कारण है। पहली बात, चूँकि ईरान उधर है तो इज़राइल इधर है। दूसरी बात, आपने देखा गोलन पठार, जो वर्तमान सीरिया की सरकार है उससे इज़राइल का गोलन पठार को लेकर झगड़ा हो चुका है, और गोलन पठार पर इज़राइल ने कब्जा किया हुआ है। तो ऐसे कह सकते हैं इनकी तो पुरानी दुश्मनी है। ईरान के बाद जो सीरिया का दूसरा बड़ा सहयोगी है वो है रूस। ये भी क्यों है, तो जो काला सागर की उड़ानों के लिए मास्को का एकमात्र नेवी बेस सीरिया के दक्षिण तट पर स्थित भूमध्य सागर में टार्टस पोर्ट है। तो इस नाम को, चूँकि ये फेमस है, इस समय चर्चा में है, तो आप इसको याद रख लेंगे। टार्टस पोर्ट कहाँ पे है, सीरिया के दक्षिण में भूमध्य सागर पर है। तो सीरिया ने इसको रूस को लीज पे दिया हुआ है, और असद के ही सियागढ़ में लटाकिया में जो इसका रूस का एक एयर बेस भी है। और जब रूस इधर आएगा तो ओबियसली अमेरिका के इधर चला जाएगा दूसरे वाले गुट में, और अमेरिका के इधर जाने का दूसरा कारण है इज़राइल के निर्माण काल से जो अमेरिका है उसका इसको समर्थन रहा है। हालांकि अभी आजकल में आपने न्यूज़ में देखा कि किस तरह से इज़राइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित किया गया, और खुद अमेरिका ने इज़राइल की निंदा की है कि उसने बस्तियों को किस तरह से बसाया है। तो कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप वो आ जाएंगे तो फिर वही हो जाएगा कि अमेरिका फिर से इज़राइल का समर्थन करने लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी कह भी चुके हैं कि इज़राइल के साथ जो इस तरह का बर्ताव है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए आपने देखा कि जो ISIS है ये इराक़ में भी है, सीरिया में भी है,
तो अमेरिका व पश्चिमी देश क्या कर रहे थे, इराक में तो ISIS पर हमला कर रहे थे, सीरिया में नहीं कर रहे थे। क्यों? ISIS एक सुन्नी समूह है और वो बशर अल असद की जो सरकार है, सिया समूह की सरकार है। तो चूंकि वो इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था और इनको यहाँ प्रतिस्थापित करने वाले थे, तो इस समय यहाँ पे इन पे हमले नहीं किए जा रहे थे। दूसरा जो इराक है, आपने देखा ईरान इधर हो गया और रूस इधर हो गया। इसके बाद में इराक भी सिया बहुल है और वो भी कि सियाओं के पवित्र स्थल की रक्षा इस नाम पे वो भी इनको समर्थन कर रहा है। और जो खाड़ी सहयोग परिषद है वो इधर है। खाड़ी सहयोग परिषद, इसमें 6 देश हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान। ये एक सुन्नी बहुल क्षेत्र है। तो जब इराक वगैरह इधर है तो फिर ये खाड़ी सहयोग परिषद के सभी देश इधर है, अमेरिका वाले गुट में, यानी कि असद सरकार के विपक्ष में। दूसरा तुर्की। तो जैसे कि आपने देखा कि ये सीरिया है, ये इजराइल है और यहाँ पे गोलन पठार को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद है। तो सीरिया के ऊपर क्या था, तुर्की। तो इसी तरह तुर्की से भी यहाँ पे एक क्षेत्र को विवाद है, वो क्षेत्र है हताय या इस्कांदरान। इसको भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि जब ये वाला क्षेत्र पूछा लिया गया तो मे भी ये भी पूछ लिया जाए, तो पीटी के लिए इसको ऐसे हल्के से याद रख लेंगे। तो तुर्की से चूंकि जो असद गवर्नमेंट है अभी इस क्षेत्र को लेकर विवाद है, तो तुर्की भी इनके विपक्ष में है। अब अगर आतंकी, ये तो हमने देखा कौन कौन देश किसके साथ था। अभी हमने कुछ आतंकवादी संगठन देखे थे, हिजबुल्ला, अल नुसरा, इस्लामिक स्टेट। तो हिजबुल्ला सिया संगठन है लेबनान का। दूसरी तरफ ये 2 सुन्नी संगठन है, उल नुसरा बताया कि अलकायदा की एक शाखा है, और इस्लामिक स्टेट। हम साथ में क्या करेंगे, जो जो कुछ चीज़ें पीटी के काम की होंगी उनको देखते रहेंगे। जैसे कि ये न्यूज़ थी बीच में ही कि अरब लीग, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं अन्य देशों ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसा के प्रयोग की निंदा की। जो बशर अल असद साहब ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की उसकी इन लोगों ने निंदा की। अरब लीग ने, ये आपके लिए बहुत काम का हो सकता है, अरब लीग ने इस संकट पर राज्य की प्रतिक्रिया यानी कि सीरिया की प्रतिक्रिया के कारण सीरिया को संघ से निकाल दिया है। कौन से संघ से? अरब संघ या अरब लीग से निकाल दिया गया है। तो चूंकि सीरिया संकट में चर्चा में आया है कि इसको अरब लीग से निकाल दिया गया है, तो एक चीज़ की अरब लीग क्या है, इसमें कौन कौन देश हैं, तो ये सब अब इसमें भी अंडरलाइन है। तो इसका मतलब हम इसको इस लेक्चर में आगे चल के समझेंगे। सब देशों की स्थिति देखने के बाद में हम 2 देशों को विस्तार से देखेंगे, चीन और भारत। सीरिया में रूस का सैन्य दखल, एशिया की 2 महाशक्तियों चीन और भारत की विदेश नीति की भी परीक्षा है। भारत और चीन दोनों ही सीरिया मुद्दे पर खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी भी सैनिक कार्रवाई का विरोध करते हैं। और चीन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो अमेरिका के विरोध के बावजूद जो वर्तमान असद सरकार है उसको उन्हें बड़ी संख्या में हथियार बेचे हैं। तो वो एक सैनिक कार्रवाई का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से चाइना हथियार भी बेच रहा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं उनका ये मानना है कि इस तरह का वो अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। चीन की एक चिंता ये भी है कि जो बशर अल असद साहब हैं उनके जाने के बाद में सीरिया अस्थिर हो जाएगा और इसका सीधा सीधा असर जो चीन के व्यापारिक हित हैं जो उसने वहाँ पे निवेश किया हुआ है उन पे पड़ सकता है। तो इसलिए भी वो बशर अल असद साहब को बचाने के लिए हथियारों को वहाँ पे बेचा जा रहा है। और ये क्षेत्र जो है चीन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य पूर्व के देशों से ही चीन अपनी ज़रूरत का आधा तेल आयात करता है। भारत की बात करें तो भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी चीन के विपरीत सीरिया संकट और मध्य पूर्व को लेकर अपनी स्थिति को खुलकर सामने रखता है। ऐसा क्यों? सेम रीजन है, भारत की सुरक्षा और ऊर्जा की ज़रूरत है। भारत भी जो अपना अधिकांश ऊर्जा है वो मध्य पूर्व से ही आयात करता है। यहाँ पे एक शब्द है मध्य पूर्व, इसको भी हम लास्ट में समझेंगे कि ये मध्य पूर्व क्या है। फिलहाल आप बस इतना याद रख लें कि मध्य पूर्व से उसको आयात किया जाता है। भारत का स्टैंड यह है कि जो सीरिया का संकट है उसका समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाए। संकट क्या है? बशर अल असद साहब को हटाया जाए और चुनाव कराए जाएं। तो कुछ समूह हैं जो उनको हटाना चाहते हैं, कुछ समूह हैं जो नहीं हटाना चाहते हैं और कहते हैं कि बशर अल असद साहब की जो निगरानी है मतलब उनके राष्ट्रपति कार्यकाल में ही चुनाव हो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इनको हटाने के बाद में चुनाव कराया जाए। तो ये संकट है। तो इस संकट के लिए भारत क्या कह रहा है कि इसका समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाए। लेकिन रूस ने सीरिया पे हमला कर दिया, इससे भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीरिया पे हमला करने का मतलब सिंपल ये है कि जो बशर अल असद साहब हैं उनको समर्थन देने के लिए जो विपक्षी समूह हैं उन पर हमला करना। भारत के सामने संकट क्या है कि अब ऐसी स्थिति में मतलब रूस के साथ खड़ा हो या फिर अमेरिका के साथ।
ऐसे में जब भी होता रहा है तो आपने देखा है कि भारत ने गुट निरपेक्षता का जो आंदोलन है उसको चलाया था। तो जब भी दो गुटों की बात होती है तो भारत जो है वो उसमें गुट निरपेक्ष बना रहता है। लेकिन आर्टिकल में एक जो अच्छी लाइन थी वो ये थी कि भारत हमेशा की तरह उस मुद्दे पर खामोशी की नीति को सबसे बेहतर मान रहा है। लेकिन ये चीज़ आपके बहुत काम आ सकती है मेंस के पेपर में। भारत की इस चुप्पी का असर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने की कोशिशों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का साफ मानना है कि शीत युद्ध के इस माहौल में भारत को स्थायी सदस्यता पाने के लिए गुटनिरपेक्ष की नीति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाना चाह रहे हो तो जो इंटरनेशनल मैटर हैं उन पर आपकी एक स्पष्ट राय होनी चाहिए। अगर आप विश्व की नियामकीय संस्थाओं में कोई बड़ी की भूमिका निभाना चाह रहे हो तो जो विश्व के बड़े मुद्दे हैं उन पर आपको एक स्पष्ट राय रखनी होगी। तो ये हमने देखा कि भारत का स्टैंड बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। चलिए क्या क्या देख लिया अब तक, एक बार उसको समराइज़ कर देते हैं। हमने देखा कि युद्ध चल रहा है, उसमें मुख्यतः 4 गुट हैं। पहला गुट असद साहब के समर्थन में है, पक्ष में। दूसरा गुट विपक्ष में है। विपक्ष में कौन कौन है? अमेरिका है, पश्चिमी देश हैं, सऊदी अरब है, खाड़ी सहयोग परिषद है। पक्ष में कौन है? ईरान है, इराक है, रूस है और लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह। विपक्ष में कौन है? यहाँ पे आतंकी संगठन ISIS और अल नुसरा। अब विपक्ष में ये सब है, इसका मतलब ये सब नहीं कि ये सब एक हैं और ISIS और अल नुसरा जो है वो भी अमेरिका के साथ मिला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब ये लोग असद के खिलाफ लड़ रहे हैं अलग अलग। ये जो देश हैं अमेरिका, खाड़ी सहयोग परिषद, पश्चिमी देश, ये सब एक, और अल नुसरा, ये सब अलग अलग फ्रंट पे लड़ाई चल रही। तो अब देखेंगे हम आतंकी संगठन। हिजबुल्लाह हम आपको बता ही चुके हैं, लेबनान का शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है, क्योंकि वो गवर्नमेंट में भी वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। ISIS हमने आपको बता दिया कि ये एक सुन्नी संगठन है। एक तीसरा संगठन अल नुसरा जो कि अलकायदा की एक ब्रांच है। तो अब तक हमने देख लिया इसमें 3 गुट, असद के समर्थन में, असद के विपक्ष में और आतंकवादियों का, और चौथा गुट जो है कुर्द, वहाँ की एक जनजाति है, वो कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। इसको हम देखेंगे बाद में कि कुर्दिस्तान की मांग, कुर्दिस्तान क्या है और ये किस तरह से कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है और इस बार मेंस के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है IR में कि कुर्दिस्तान पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब तक यहाँ देखते हैं हुआ क्या। सीरिया में गृह युद्ध चालू हुआ, सीरिया में पक्ष में और असद के विपक्ष में। ये लोग आपस में लड़ते रह गए। लड़ कैसे रहे थे कि रूस कहता था कि मैं विद्रोही पे हमला करूंगा, और विद्रोहियों पे हमले करने के बहाने ये लोग आपस में एक दूसरे पे भी हमले कर देते थे। तो ये लोग यहाँ पे लड़ते रहे। इनकी इस लड़ाई का फ़ायदा उठाकर ISIS और ये जो इस तरह के आतंकवादी संगठन थे, इन्होंने इसका लाभ उठाया। और आपने देखा पिछले वाले मैप में हमने आपको दिखाया था कि जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है इस समय कब्जे में वो ISIS के कब्जे में है। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी भूमिका जो है उसको बहुत बढ़ा दिया। अब पिक्चर में क्या है, ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे और ISIS अपने प्रभाव को बढ़ाता चला जा रहा था। तभी क्या हुआ, 2 घटनाएं घटी कि ISIS ने पेरिस में, कैलिफोर्निया में आतंकवादी हमला कर दिया। और जैसे ही ये आतंकवादी हमला किया तो जो असद साहब के विपक्ष में अमेरिका और पश्चिमी देश थे, तो पश्चिमी देशों की फिर निगाह गई ISIS की तरफ। और चूँकि रूस पहले से ISIS पर हमले कर रहा था, अमेरिका हमने बताया कि इराक में तो ISIS पर हमले कर रहा था लेकिन सीरिया में नहीं कर रहा था। तो यहाँ से पिक्चर में एक नया मोड़ आ गया और ये पक्ष और विपक्ष इन्होंने आपस में एक समझौता किया और कहा कि पहले ये दोनों लोग मिलके ISIS का खात्मा करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि सीरिया में किसकी सरकार बनाई जाए। तो ये जो पक्ष और विपक्ष में समझौता हुआ कि पहले ISIS का खात्मा करा जाए, इसको बोला जाता है UN सीज़फायर प्लान। तो UN सीज़फायर प्लान देख ले रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि अमेरिका और रूस ने ये समझौता किया है कि पहले दोनों लोग मिलकर ISIS का खात्मा करेंगे। बाकी नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, सब आप पढ़ लेना। ठीक, तो आपने देखा कि सीरियाई संकट क्या था और उसका हल क्या निकला है। अभी हल बस ये निकला है कि एक सीज़फायर प्लान हो गया है कि जो पक्ष और विपक्ष हैं उन्होंने अपनी लड़ाई छोड़कर ISIS के खिलाफ मोर्चा खोला है। और ISIS के एक बार खात्मे के बाद में फिर आगे क्या होगा उसको देखा जाएगा। ये तो था सीरियाई संकट। अब जो सीरियाई संकट में कुछ टर्मिनोलॉजी बीच बीच में आई
और वो कहाँ कहाँ काम आएगी उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक शब्द इसमें आया था शरणार्थी समस्या, और हमने बताया था इस समस्या की वजह से क्या हुआ, दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है। खाली यही एक कारण नहीं है दक्षिण पंथ के उभार का, और भी बहुत कारण है, लेकिन यूरोप में इसको भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। तो शरणार्थी समस्या बता चुके हैं हम आपको कि करीब 40 लाख लोग सीरिया छोड़कर जा चुके हैं, 80 लाख लोग देश में ही विस्थापित हो चुके हैं, और तुर्की में लगभग 18 लाख शरणार्थी हैं। तुर्की में सीरिया से 18 लाख शरणार्थी, लेबनान में 12 लाख, जॉर्डन में 7 लाख, और एक छोटा सा देश लेबनान में तो हर 4 में से एक व्यक्ति सीरिया का है। एक कन्वेंशन आपको काम आ सकता है, इसको आप नाम याद रख लेना कि जो जेनेवा कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है, पीटी में पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा कन्वेंशन में शरणार्थी को परिभाषित किया गया है। यूरोपीय संघ के जो 28 देश हैं वो इस संधि के तहत शरणार्थियों की मदद करने के लिए बाध्य हैं। यही कारण है कि यूरोप में जो लोग हैं वो शरण की आस लेके आ रहे हैं। और यूरोप में जब ये सब लोग जा रहे हैं तो यूरोप में कई तरह के समूह हो गए हैं। कुछ लोग इनको स्वागत कर रहे हैं और कुछ लोग इसको ईसाई मूल्यों पर खतरा मान रहे हैं। तो जो इससे दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है। ये एक फ़ोटो है तुर्की में समुद्र के किनारे सीरिया के 3 साल के बच्चे आयलान कुर्दी का सब औंधे मुँह पड़ा मिला। तो ये जो आयलान कुर्दी हैं इनका ये फ़ोटो आने के बाद में पूरे के पूरे पश्चिमी जगत में और अमेरिका में ये लोग ज़्यादा संवेदनशील हो गए शरणार्थी समस्या को लेकर। इसको पूरे विश्व पर उठाया गया और दिखाया गया कि किस तरह से इस समस्या के लिए देखें तो एक तरह से पश्चिम जिम्मेदार है। ये अगर वहाँ पे सीरिया में संकट था और कुछ विद्रोह था तो इन देशों ने वहाँ पे आकर अपने अपने हित साधने के लिए उस संकट को और ज़्यादा गहन कर दिया, और वो जो संकट था उसके कम्प्लेक्स होने के कारण ही जो शरणार्थी समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जितने जो मीडिया समूह थे वो सब इस तरह का आरोप लगाने लगे। तो ये जो देश थे यूरोप के वो सब देश इसको लेकर थोड़ा और उदार हो गए। इसको पढ़ लेते हैं कि 2011 से सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने इस संकट के राजनीतिक हल के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि इसके बजाय वे क्षेत्रीय ताकतें जैसे सऊदी अरब, कतर सीरिया के अलगाववादी विद्रोही गुटों को समर्थन देती रहीं कि असद सरकार को हटाया जा सके, और इससे यहाँ पे संकट गहराता चला गया। ये देश असद को ईरान का मित्र मानते हैं और अरब में दिलचस्प की लड़ाई शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बीच में चल रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सीरिया और अशांत होता चला गया, और इस अशांति का खामियाजा सीरिया के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो शरणार्थी के रूप में तुर्की, यूरोपीय देश यहाँ सब पे जाने के लिए मजबूर हुए हैं। एक पहलू इसका ये भी है कि खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों में से कितनों को शरण मिल रही है। दरअसल खाड़ी सहयोग परिषद के जो देश हैं ये धनी देश हैं, तो ये धन के माध्यम से तो इनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये इनको शरण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो जो खाड़ी सहयोग परिषद है इसको भी हम देखेंगे, प्रीलिम्स में काम आ सकता है आगे। और पिछली बार इस पर क्वेश्चन पूछा भी गया था कि खाड़ी निम्नलिखित में से कौन देश खाड़ी सहयोग परिषद का देश नहीं है। यूपीएससी क्या कर रहा है, पिछले 2-3 साल से कम 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के संगठनों पे जरूर पूछे जा रहे हैं। जैसे पिछली बार भी दो संगठनों पे क्वेश्चन थे, खाड़ी सहयोग परिषद पे क्वेश्चन था, और जो दूसरा क्वेश्चन था वो प्रशांत महासागर में एक समूह उससे संबंधित था। ये चीज़ें आप पढ़ लेना, ये आपके कुछ काम आ सकती हैं। इसके बाद में एक चीज़ आपको ये काम आ सकती है कि बाल्कन रूट क्या है। ये जो यहाँ से शरणार्थी यूरोप में जाते हैं, ये जो जिस रूट को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं बाल्कन रूट। उत्तरी अफ्रीका से, सीरिया से, इराक से या ईरान से ये जो शरणार्थी जा रहे हैं, तो ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बाल्कन रूट। बाल्कन रूट इसको क्यों बोलते हैं, बाल्कन रूट इसलिए कि ये वाला जो क्षेत्र है ये एक प्रायद्वीपीय भाग है जिसको बोलते हैं बाल्कन प्रायद्वीप। और यहाँ पे ये जो कुछ कंट्रीज हैं, सर्बिया, मैसिडोनिया, इन सबको बोलते हैं बाल्कन कंट्रीज़, और इसीलिए इसको बोलते हैं बाल्कन रूट। तो कभी इस तरह प्रीलिम्स में कुछ पूछ लिया जाए बाल्कन रूट किससे संबंधित है, तो जो ये शरणार्थी हैं इससे ये बाल्कन रूट संबंधित है। अब जो अगला टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है दक्षिणपंथी सरकारों का उभार। अब तक हमने देखा सीरियाई संकट क्या है, सीरियाई संकट से शरणार्थी समस्या उत्पन्न हुई, और दूसरा कि जो शरणार्थी समस्या है इससे दक्षिणपंथी सरकारों का उभार हो रहा है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये जो दक्षिणपंथ का उभार हो रहा है इसको जब हम कह रहे होते हैं तो ये कहने का मतलब, उसके पहले 2-3 बातों को जान लेते हैं। नंबर 1 की आपने देखा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। तो जो विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत न सिर्फ अप्रत्याशित है बल्कि वैश्विक स्तर पर चल रही एक
एक नई राजनीतिक लहर का प्रतिबिंब करती है और इस नई राजनीतिक लहर को बोला जा रहा है दक्षिण पंथ का उभार। दरअसल अमेरिका ही नहीं, पिछले कई वर्षों से दुनिया में राष्ट्रवाद और आर्थिक प्रगति को मुख्य मुद्दा बनाने वाली दक्षिणपंथी सरकारें बन रही हैं, जो कि राष्ट्रवाद और आर्थिक प्रगति को मुख्य मुद्दा बना रही हैं। तो इसको समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो दरअसल है क्या कि पहले आप जानते थे कि बहुत छोटे छोटे, मतलब आप भारत को एग्जाम्पल लेके चलो, मतलब जैसे भारत में हुआ वैसे ही विश्व में भी हुआ। तो भारत में छोटे छोटे समूह थे और इन समूहों में क्या था, धार्मिक हस्तक्षेप होता था। यूरोप में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था कि जो सरकारें थीं वो चर्च के अंडर में काम करती थीं और एक तरह से चर्च के एजेंट के रूप में काम करती थीं। तो पहले तो इन सरकारों ने क्या किया कि अपने संप्रभुता की मांग की, और संप्रभुता की मांग करने पर क्या हुआ कि चर्च के प्रभाव से ये हट गई। फिर जैसे जैसे देश में विकास हुआ तो ये जितने भी संगठन थे एक दूसरे से व्यापार बढ़ा, तो धीरे धीरे इनमें अपनापन बढ़ता चला गया। तो यहाँ से एक संकल्पना उत्पन्न हुई, राष्ट्र राज्य की संकल्पना की। ये एक पूरा का पूरा समूह एक देश की तरह काम करने लगा। ठीक, देश बन गया। जैसे कि भारत एक देश है, आप बोलते हैं भारत संप्रभु देश है, इसका मतलब कि वो जो सरकार है वो अपनी नीतियाँ खुद बनाती है, उसमें ना तो आंतरिक हस्तक्षेप होता है ना बाह्य हस्तक्षेप होता है। आंतरिक हस्तक्षेप से मतलब कि जैसे जनता का दबाव तो काम करता है, लेकिन जो और ताकतें हैं, धर्म, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे देश हो गए और इन देशों के बीच में पार्टिसिपेट होने लगा। आप जानते हैं कि आयात निर्यात व्यापार, और जो ये बोला जाता है कि दुनिया जो है वो एक वैश्विक गांव में बदलती चली जा रही है। तो वैश्विक संगठन बनने लगे, संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब। तो जो नीतियों में जो ये लोग यहाँ पे संप्रभुता की मांग करते थे, वो संप्रभुता कहीं ना कहीं बाधित होने लगी। IMF की नीतियाँ देशों को माननी होती थी, वर्ल्ड बैंक की नीतियाँ माननी होती थी, WTO की नीतियाँ माननी होती थी। तो इनकी ये जो संप्रभुता, धीरे धीरे मानने जाने लगा कि ये जो राष्ट्रवाद है, जो ये बोलते थे कि हम पूरा का पूरा एक राष्ट्र हैं, हम एक देश हैं, संप्रभुता की जैसे छोटे छोटे समूह थे तो उनकी जो संप्रभुता थी उस पर एक देश ने कब्जा कर लिया। अब ये मिलकर एक देश हो गए। इसी तरह ये जो छोटे छोटे देश हैं ये सब मिलकर एक राष्ट्र बन जाएंगे। और ये जो राष्ट्रवाद है कि भारत भारतीयों के लिए, अमेरिका अमेरिकन्स के लिए, ये सब काम नहीं करेगा, सब मिलके एक विश्व, इस तरह का लगने लगा था भूमंडलीकरण के, वैश्वीकरण के युग में। लेकिन अचानक से ये जो आप देख रहे हैं कि नई राजनीतिक लहर का प्रतिबिंब है, दक्षिण पंथ का उभार हो रहा है। इसका मतलब हमने छोटे छोटे समूहों से देश में शिफ्ट किया और देश से हम शिफ्ट करने जा रहे थे विश्व में। लेकिन जैसे क्षेत्र से देश में गए तो संप्रभुता देश में चली गई, और अगर देश से विश्व में जाते तो संप्रभुता विश्व में चली जाती। तो यहाँ न जाने के लिए यहाँ से वापस हम लौट रहे हैं देश की तरफ, या वापस लौटना नहीं कहेंगे अभी, चूँकि हम इस तरह का हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा था। तो इसका ये जो हो रहा था, इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं, जो वापस राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि भारत भारतीयों के लिए, अमेरिका अमेरिकन्स के लिए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, तो इस तरह की सरकारों को बोला जाता है दक्षिणपंथी सरकारें। ये भी हम दक्षिणपंथी सरकारें अगर आप समझ गए हैं तो कुछ छोटे छोटे शब्द समझ ले रहे हैं। तो जैसे ये शब्द आपने सुने, राष्ट्र, देश, राज्य, राष्ट्र, राज्य, तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है, इसको एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। राष्ट्र क्या कहते हैं, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं दरअसल एक समूह होती हैं लोगों का। जैसे कि परिवार, परिवार भी लोगों का एक समूह है, तो ऐसे ही राष्ट्र भी लोगों का एक समूह है। किन लोगों का समूह, उनकी एक विशिष्ट पहचान होती है। वो पहचान समान भाषा हो सकती है, समान इतिहास, समान नैतिक आचार संहिताएं, समान मूल उद्गम। तो इस तरह के आधार पर जब वो जुड़ते हैं तो राष्ट्र बनता है। देश में सांस्कृतिक तत्व कम माने जाते हैं और ये भूगोल और सीमाओं से संबंधित है कि कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है तो वो एक देश है। तो दरअसल देखा जाए तो जो सांस्कृतिक पहचान वाला देश है वही देश क्या होता है, राष्ट्र। तो देश और राष्ट्र में थोड़ा सा अंतर है। अब राज्य क्या है, तो राज्य ये आपको पॉलिटी में काम आ सकता है, और प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट में कई बार पूछा गया है, IAS में पूछा जा सकता है। राज्य के लिए 4 चीज़ों का होना अनिवार्य है। नंबर 1 भूगोल या फिर क्षेत्र, उसके पास कुछ एरिया होना चाहिए, जैसे कि भारत के पास एक एरिया है, ठीक। दूसरा, उसमें एक जनसंख्या निवास करनी चाहिए, और वहाँ पे एक सरकार होनी चाहिए। और ये तीनों चीज़ों के बाद में एक जो चीज़ है अनिवार्य है, वो है संप्रभुता, कि उसके पास में संप्रभुता होनी चाहिए।
आज़ादी जब तक भारत को नहीं मिली थी तब तक भारत एक राज्य नहीं था। भारत में भूगोल भी थी, जनसंख्या भी निवास करती थी और सरकार भी थी, लेकिन चूंकि संप्रभुता नहीं थी तो भारत को राज्य नहीं माना जाता था। राष्ट्र राज्य क्या है? तो राष्ट्र राज्य दरअसल राज्य के सिनोनिम के रूप में यूज़ किया जाता है। तो राष्ट्र राज्य वह इलाका है जिसकी सांस्कृतिक सीमाएं भी होती हैं और राजनीतिक सीमाएं भी होती हैं। तो ये इनमें छोटा छोटा अंतर है। ये सब हम आपको बता ही चुके हैं कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, धीरे धीरे राष्ट्र बने, और अब भूमंडलीकरण के दौर में जो राष्ट्रीय ये राष्ट्र राज्य की व्यवस्था थी वो डगमगाने लगी। कैसे डगमगाने लगी? यहाँ पे ये आपको काम आ सकता है कि भूमंडलीकरण के दौर में जो राष्ट्र राज्य व्यवस्था है वो किस तरह से। तो जैसे अभी हमने बताया आपको WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, तो इनमें आप कुछ उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। इसको आप पढ़ लेना, आपके जो काम की चीज़ है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। कहाँ है ये, कि राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को जिन तत्वों की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वो क्या है। नंबर 1, इनको टॉपिक वाइज इन्होंने बताया हुआ है, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। तो ये हम आपको समझा देते हैं। आर्थिक, आपने देखा कि हाल के वर्षों में आर्थिक दृष्टि से संसार के विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर निर्भरता बढ़ी है। दुनिया का कोई भी देश स्वयं में पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, उसको अपनी आवश्यकता की चीज़ें आयात करनी पड़ती हैं और वो निर्यात भी करता है, मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। अब जब व्यापार अंतर्राष्ट्रीय होगा, एक दूसरे से दूसरे देश में होगा, दोनों देशों के अलग अलग कानून हैं, तो इनके कानून तो लगेंगे नहीं, उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत पड़ेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमन हेतु विश्व व्यापार संगठन द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन हर राज्य को करना पड़ता है। इसका मतलब ये देश भी इसके नियम मानेगा, तो फिर आप क्या कहेंगे कि इसकी संप्रभुता थोड़ी कम हो रही है। तो ये जो इसकी जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा है कि भारत भारतीयों के लिए, वो धीरे धीरे उस पर क्या होगा, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और आर्थिक नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक भी पर्याप्त रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया भर में फैली बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय बैंक, उनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप देखते हैं कि लॉबिंग की जाती है और सरकारों के डिसीजन को प्रभावित किया जाता है और अपने पक्ष में डिसीजन कराए जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में राज्यों की संप्रभुता को व्यापक क्षति पहुंची है, यानी कि राज्य की संप्रभुता आर्थिक क्षेत्र में कम हुई है। तो जैसे पहले छोटे छोटे क्षेत्र थे, इनकी संप्रभुता कम होती चली गई और ये सब मिलके एक पूरा देश बन गए और इन सब की संप्रभुता फिर इस देश में चली गई। ऐसे ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये बहुत सारे देश हैं और इन सब की संप्रभुता कम हो रही है और ये संप्रभुता कहाँ जाना चाह रही है, पूरे के पूरे एक विश्व में। ये हो रहा है भूमंडलीकरण। अर्थव्यवस्था में कैसे हो रहा है ये आपने देख लिया। राजनीति में देखिए कैसे हो रहा है। राज्य की संप्रभुता का परंपरागत आधार राजनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों की वजह से पर्याप्त रूप से सीमित हुई है। आप कोई भी नियम भारत में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इसको संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के अनुरूप बनाया गया है। अभी 4-5 दिन पहले हमने आपको दिव्यांगजन विधेयक पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने बोला था कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर भारत ने सिग्नेचर किए हैं और अपने नियमों को उसने उसके अनुरूप ढाला है। तो कोई भी वहाँ पे जो नियम है, हम अपने नियमों को धीरे धीरे उनके अनुरूप ढाल रहे हैं, यही वो यहाँ पे इसमें समझाना चाह रहे हैं। सांस्कृतिक रूप में कि पहले क्या होता था कि एक देश था, उसका एक आर्ट एंड कल्चर था, दूसरे देश का दूसरा, लेकिन अब जो सोशल मीडिया के साधन हैं, लोगों ने एक दूसरे के देश में जाना शुरू किया है। आप खुद देख रहे हैं कि भारत में किस तरह से लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो अब संस्कृति भी ऐसी नहीं है कि अमेरिका की और पश्चिमी यूरोप की एक संस्कृति हो, भारत का उससे कोई मतलब नहीं है। सांस्कृतिक रूप से भी जो देश हैं वो आपस में घुलते मिलते चले जा रहे हैं। इससे एक बात दूसरी भी उत्पन्न हुई है कि जो संस्कृतियाँ हैं, इसमें कुछ लोग अपनी संस्कृति पर उसको चोट के रूप में पाते हैं, तो वो दूसरी संस्कृति से झगड़ा करते हैं और संस्कृतियाँ आपस में टकराने लगती हैं। तो इसमें तो इसको बोला जाता है संस्कृतियों का टकराव। ये एक फेमस बुक है, इसका नाम आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि हंटिंगटन ने लिखी थी, सभ्यताओं का संघर्ष। पर्यावरणीय क्षेत्र में तो आप देख ही रहे हैं कि जो पर्यावरण की समस्या है वो कोई एक देश मिलकर नहीं सुलझा सकता। बढ़ता हुआ पर्यावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, हिम नदियों का पिघलना, कोई एक देश इन सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इन समस्याओं ने राष्ट्र राज्य की सीमाओं की परंपरागत अवधारणा को फिर अप्रासंगिक कर दिया है कि जो छोटे छोटे देश हैं वो कुछ नहीं, पूरा विश्व मिलकर इसके खिलाफ लड़ेगा। तो फिर जो नीतियाँ बनेंगी वो पूरा विश्व बनाएगा, तो उससे क्या होगा, इन देशों की संप्रभुता फिर कम होगी। तो पर्यावरण के क्षेत्र में संप्रभुता कैसे कम हो रही है, आर्थिक क्षेत्र में कैसे हो रही है, राजनीति में कैसे हो रही है, पर्यावरण में कैसे कम हो रही है। तो हो क्या रहा था, ऐसे ऐसे करके ये भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण होता जा रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ, इन देशों में से कुछ देशों में दक्षिण पंथ का उभार होने लगा। बोले नहीं,
अमेरिका की नीतियाँ मानेगा। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया कि नहीं, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन की नीतियाँ नहीं मानेगा। और स्वीडन नीदरलैंड ऐसे जैसे उदारवादी देशों में भी दक्षिणपंथी सरकारें उभरने लगीं। तो ये एक बहुत बड़ी वैश्विक घटना है। आईआर में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सेकंड पेपर में जीएस में। और अगर उसको पीछे से लिंक कर दें तो विश्व के इतिहास में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेंस में। और बाकी जो भी इशू डेवलपमेंट होगा वो उसमें बाद में हम देख लेंगे। तो क्या क्या देख लिया अब तक हमने? सीरियाई संकट क्या है वो देख लिया, इससे शरणार्थी समस्या उत्पन्न हुई, और शरणार्थी समस्या के बाद में जैसे ये शरणार्थी यूरोप में गए और यूरोप के संसाधनों पर दबाव पड़ा, तो यहाँ पे दक्षिण पंथ का उभार होने लगा कि हमारे संसाधन केवल हमारे लिए हैं। एक टॉपिक हमने बीच में छोड़ा था कि कुर्दिस्तान, हमने बताया था 4 गुट हैं। पहला गुट असद के समर्थन में, दूसरा विपक्ष में, तीसरा आतंकवादियों का, ये तीनों हम देख चुके, और चौथा था कुर्द जो कि कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो अब हम देखने जाएंगे इसको। और ये चूँकि कुर्दिस्तान ने भारत से मांग की है कि वो भारत उसकी मदद करे स्वतंत्र होने में, तो इसलिए ये जो इशू है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुर्दिस्तान की मांग पहले समझ ले रहे हैं कि कुर्दिस्तान है क्या। थोड़ी देर पहले हमने आपको एक मैप दिखाया था, उसमें ये है सीरिया, ये तुर्की, ये ईरान और ये इराक। तो जो कुर्दिस्तान है दरअसल इन सब देशों में छोटे छोटे भाग मिला के एक, ये जो कुर्द जनजाति है थोड़ी सी तुर्की में भी रहती है, थोड़ी सी सीरिया में, थोड़ी सी इराक में, ईरान में, ये सब मिलके एक कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो तुर्की का ये नीचे वाला पोर्शन, सीरिया का ये वाला पोर्शन, इराक का ये पोर्शन और ईरान का ये इधर साइड वाला पोर्शन, ये मिला के बात कर रहे हैं पूरी की पूरी कुर्दिस्तान की। तो ये जो एरिया है ये है कुर्दिस्तान। चलिए तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि अफ़गानिस्तान, उसके बाद में फिर बलूचिस्तान, और अब कुर्दिस्तान ने भी भारत से मदद की गुहार लगाई है। जब से राष्ट्रपति जी ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तानियों के पक्ष में कुछ बोला है, तब बलूचिस्तान और फिर बलूचिस्तानियों के बाद में कुर्दिस्तान ने। तो ये जो कुर्दिस्तान है, इसमें ये जो इराकी कुर्दिस्तान है, इराक के उत्तर में स्थित क्षेत्र, वो इराक का एकमात्र स्वायत्त क्षेत्र है। इसे दक्षिणी कुर्दिस्तान कहते हैं। दक्षिणी कुर्दिस्तान क्यों कहते हैं? आपने देखा कि पूरा का पूरा कुर्दिस्तान ये है, इसमें कुछ तुर्की का क्षेत्र, कुछ सीरिया का क्षेत्र, कुछ ईरान का क्षेत्र और कुछ ये वाला इराक का क्षेत्र है। तो ये नीचे वाला क्षेत्र, इसलिए इसको बोल दिया दक्षिणी कुर्दिस्तान, और पूरा का पूरे को बोलेंगे बृहद कुर्दिस्तान। इसके 4 भाग हैं, एक तुर्की वाला भाग, सीरिया वाला भाग, इराक वाला भाग और ईरान वाला भाग। और अभी कुछ यहाँ पे एक देश है आर्मीनिया, देख सकते हैं आप ऊपर, तो इसका भी कुछ क्षेत्र जो है कुर्दिस्तान में, इसकी भी मांग होने लगी है। तो ये 5 भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए तो समझते हैं। भारत से जो मांग की है वो ये वाला क्षेत्र है, इराक वाला, जो कि स्वायत्त क्षेत्र है, जिसको आपने दक्षिणी कुर्दिस्तान बोला है, इसकी राजधानी इरबिल। तो इसने मांग की है भारत से कि हमारी मदद की जाए। समझते हैं कि यहाँ कुर्दिस्तान ने भारत से मांग क्यों की है और भारत के यहाँ पे क्या हित हैं और भारत ने क्या स्टैंड लिया है। तो इराक का जो स्वशासित कुर्द क्षेत्र है, जिसको दक्षिणी कुर्दिस्तान अभी हमने बोला, उन्हें भारत से मांग की है कि ISIS से उसकी लड़ाई में मदद की जाए। कुर्दों का कहना है कि ISIS के डर से सीरिया से भागकर लोग कुर्दिस्तान में आ रहे हैं, और उनका जो दवा, भोजन, पानी है वो अकेले उनको उपलब्ध कराना कुर्दिस्तान के लिए संभव नहीं है। और लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है कि भारत ने अभी हाल ही में कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में अपना वाणिज्य दूतावास खोला है। कुर्दिस्तान वहाँ पे हमारी किस तरह से मदद कर रहा है? ISIS के चंगुल में फंसे भारतीयों को छुड़ाने में कुर्दों की मदद की ज़रूरत है। इससे पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि मोसुल में भारतीय नल से फंसी हुई थी, तो वहाँ ISIS के चंगुल से उनको छुड़ाने के लिए कुर्दों ने भारत की मदद की थी। एक जो चीज़ हमारे बहुत काम आ सकती है आगे भी, वो ये है कि इराकी कुर्दिस्तान इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वैश्विक अभियान की बुनियाद है। और इस्लामिक स्टेट, अगर यहाँ से इस्लामिक स्टेट को ख़त्म भी कर दिया जाता है और भारत उसमें मदद कर देता है, तो इस तरह के जो कुर्दिस्तानी हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक इस्लामिक स्टेट से लड़ाई लड़ी है, वो इस्लामिक स्टेट की विदाई के बाद भी अलकायदा जैसे जो जिहादी संगठन है उनसे निपटने में भारत के साथ अहम साझेदार साबित हो सकते हैं और भारत के काफ़ी काम आ सकते हैं। और जो विश्लेषक हैं उनका ये भी कहना है कि जब से ISIS ने भारत से लड़ाके बुलाने शुरू किए हैं, जो भर्ती है वो भारत से भी करने लगा है, तब से भारत की पश्चिम एशिया की नीति में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। और जो अरबिल में हमने दूतावास खोला है, ये उसी बदलाव का एक नतीजा है। और कुर्दिस्तान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वहाँ पे तेल पाया जाता है। कुर्दिस्तान में जो कट्टर धार्मिक मान्यताएं हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। इराकी कुर्दिस्तान आर्थिक रूप से एक समृद्ध क्षेत्र है, जो कि लाखों भारतीयों को रोजगार और कई भारतीय कंपनियों को अवसर प्रदान करता है।
इस इलाके के ऊर्जा संसाधन भारत के दीर्घकालिक हित में है। वो आने वाले समय में एक आज़ाद मुल्क बन सकता है और भारत के लिए पश्चिम एशिया में एक मजबूत साथी भी बन सकता है। तो इन सब को देखते हुए भारत को कुर्दों के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने चाहिए। इसलिए भारत ने कुर्दिस्तान में खोला है वाणिज्यिक दूतावास। अब तक दूतावास क्यों नहीं खोला गया था? तो चूँकि ये फैसला जो था लंबे समय से अटका रहा, क्योंकि भारत के एरबिल में वाणिज्य दूतावास खोलने को इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र की आज़ादी की महत्वाकांक्षाओं को उसकी कूटनीतिक मान्यता के तौर पर देखा जाएगा कि भारत ने उसको कूटनीतिक तौर पर मान्यता दे दी। और चूँकि इराक भी भारत का मित्र देश है और ये इराक का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, तो इसलिए हमने अब तक यहाँ पे इस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं किया था। लेकिन अब हमने अपनी उस पॉलिसी को छोड़ते हुए यहाँ पे हमने एक वाणिज्यिक दूतावास खोला है। अब जो हमारा जो बाकी का स्टैंड है यहाँ पे किस तरह का होना चाहिए, जैसे कि कुर्दिस्तान ने हमसे मदद मांगी है, तो जो न्यूज़पेपर में जो विश्लेषक हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे पकड़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो मदद है ये हमको कोई हार्ड पावर के रूप में नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हमें सेना नहीं भेजनी चाहिए, हमको बस उनका नैतिक समर्थन करना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने कही है कि शरणार्थियों की समस्या है और हम उनकी मदद नहीं कर सकते, तो उनको आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, दवाइयों की समस्या है, दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो इस तरह से हम इस तरह की मदद हम वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो फौजी मदद है उससे भारत को परहेज करना चाहिए। तो इस तरह का कुछ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो कुर्दिस्तान में है इस तरह का स्टैंड भारत ले सकता है। एक जो चीज़ और मेंस में काम आ सकती है वो यह है कि एरबिल में भारत को अपनी कूटनीतिक मौजूदगी दर्ज करने में समय लगा। इसमें कुछ समस्याओं का पता चला कि वहाँ पे हमारे सामने क्या क्या समस्याएं हैं। भारत की खुफिया सेवाओं और सेना में पश्चिम एशिया की भाषाओं और उस इलाके की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों का टोटा है। तो अगर आपको कभी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हो तो आप इस तरह की बातें भी लिख सकते हैं कि या कोई उपाय सुझाने हो तो जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, सेना में शामिल लोग हैं, कि उनको उस इलाके के बारे में विशेषज्ञ को तैयार किया जाए, उन भाषाओं की जानकारी दी जाए, ये सब कुछ। भारत जो था अभी तक इस क्षेत्र में निष्क्रिय था। ये कुर्दिस्तान की मांग तो काफ़ी समय से चली आ रही है। तो भारत निष्क्रिय क्यों था? भारत ये मानकर चलता था कि अमेरिका इस क्षेत्र में व्यवस्था बनाकर रखेगा। इसके चलते यहाँ एक के बाद एक तानाशाह पैदा हुए और अब यह मानकर भी नहीं चला जा सकता क्योंकि यह महाशक्ति अब ऊर्जा के लिए पश्चिमी एशिया पर निर्भर नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिका में सेल गैस की खोज हुई है और अब अमेरिका जो है वो इस वाले क्षेत्र पर या मध्य पूर्व के क्षेत्र पर ऊर्जा के लिए अधिक निर्भर नहीं है। तो जो भारत और चाइना इस तरह मानते थे कि अमेरिका इस क्षेत्र में व्यवस्था बनाएगा, अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अब भविष्य में चीन और भारत को यहाँ अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए और कोशिश करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। एक लाइन थी कि उस सुनिश्चित भविष्य के लिए तैयारियां शुरू करने का समय आ चुका है। इसका मतलब वो अमेरिका के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अब इन देशों को अपनी अपनी नीतियाँ बनानी होंगी। चलिए, तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया सीरियाई संकट। सीरियाई संकट के जो 4 गुट थे, पहला गुट पक्ष वाला, उसमें हमने देख लिया, विपक्ष वाला गुट देख लिया, आतंकवादी समर्थन जो कर रहे हैं, किस गुट को कैसे कैसे कर रहे हैं वो देख लिया, और चौथा गुट कुर्दिस्तान देख लिया। प्रीलिम्स में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं? सीरिया में ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ सकते हैं और कुर्दिस्तान वाले एरिया में भी। इस मैप को आप ध्यान से देख लेना, इसमें भी हो सकता है कुछ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बना दिया जाए। और ये जो सीरिया है, चूँकि ये मेसोपोटामिया सभ्यता का भाग रह चुका है, तो उम्मीद है कि वहाँ से हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना दिया जाए। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसको सिंधु सभ्यता में क्या बोला जाता था, तो शायद एक शब्द है मैलूहा, ये उसको बोला जाता था। तो इस तरह की चीज़ें आप हिस्ट्री में भी ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि जो अंडर करंट के क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह से होते हैं कि करंट में कोई न्यूज़ होती है, हमको दरअसल क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि ये यूपीएससी ने क्यों पूछ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे डेवलप किए जाते हैं। चूँकि ये जो सीरिया वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है प्रीलिम्स के लिए भी, बहुत ज़्यादा समृद्ध विरासत रही है और इतिहास में बहुत माना हुआ क्षेत्र है। ये प्राचीन सभ्यता थी, मेसोपोटामिया सभ्यता, तो काफ़ी फेमस क्षेत्र है। यहाँ की दजला, फरात नदियाँ, ये सब ये हम बता चुके हैं, आप ऊपर देख लेना। अब जो छोटे छोटे संगठनों के नाम आए कि अरब लीग, हमने देखा कि अरब लीग बीच में आया, खाड़ी सहयोग परिषद मध्य पूर्व, तो जल्दी से एक एक बार उनको देख ले रहे हैं। एक शब्द आया था बीच में अरब लीग, न्यूज़ में क्यों आया था? इसलिए कि अरब लीग ने सीरिया की जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया था। तो देखते हैं अरब लीग है क्या। तो पहले तो देखेंगे इसकी ज्योग्राफी की। जो अरब लीग है उसमें यह है अफ्रीका, थोड़ा और इसको पकड़ लेते हैं। ये उत्तरी अफ्रीका के देश आते हैं, ये दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश आते हैं, अरब प्रायद्वीप के देश,
और एक ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका या फिर पूर्वोत्तर अफ्रीका। तो अगर प्रीलिम्स में कुछ इस तरह की लाइन आ जाए कि अरब लीग उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया के राज्यों का एक क्षेत्रीय संगठन है, तो ये वहाँ पे ट्रू हो जाएगा। पूर्वोत्तर अफ्रीका को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं और दक्षिण पश्चिमी एशिया को अरेबिया भी बोलते हैं। इसका मतलब ये जो क्षेत्र है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका और इसको अरेबिया। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी 6 सदस्य देशों के साथ में। मिस्र, इराक, ट्रांसजोर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया। सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये अंडरलाइन किया हुआ है हमने सीरिया, इसको आप याद रख लेना कि जो सीरिया है वो इसका स्थापना के समय सदस्य था, पहली बात, और सीरिया को इस समय निकाल दिया गया है। तो चूंकि सीरिया को निकाला गया है, ये आप इसको याद रख लेंगे। दूसरा, इस समय इसके सदस्यों की संख्या 22 है सीरिया को मिलाकर, लेकिन सीरिया को हटाया गया है और उसकी जगह जो विपक्षी समूह है उनको जोड़ लिया गया है, तो ये संख्या 22 ही रहेगी। इतने सारे देश हैं, सबको नहीं याद रखेंगे। जब बहुत ज़्यादा देश होते हैं तो कौन कौन देश हैं इसको याद रखने की बजाय सही रणनीति होती है कि आप वहाँ पे देख लें कि कौन कौन देश नहीं है, या कोई ऐसा देश जो उस क्षेत्र से अलग हो तो आप उसको कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी ज्योग्राफी पे हल्की सी भी पकड़ है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे 22 देश हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ वाले सब देश हैं, तो आपको यहाँ देखना चाहिए यहाँ कौन सा देश नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे इज़राइल इसका सदस्य नहीं है, इसको आप याद रख लेंगे कि यहाँ इज़राइल को छोड़ के सब है। तो अब आपको ये ओमान है, यमन है, ये सब अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। कतर, कुवैत सब समझ लेंगे आपकी, यहाँ इज़राइल को छोड़कर बाकी सब देश हैं। अगर आपने यहाँ पे इतना याद रख लिया कि इज़राइल को छोड़ के बाकी सब हैं, तो इसका मतलब 12 देश आपको 22 में से ऐसे ही याद हो गए। दूसरा, ये वाला पोर्शन, ईरान वाला पोर्शन, ये इसका सदस्य नहीं है, इराक है, इतना आप याद रख लेंगे कि यहाँ तक के ये है फ़ारस की खाड़ी। तो फ़ारस की खाड़ी से इधर इधर के जो देश हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब कुछ भी नहीं है, और यहाँ इज़राइल को छोड़ के बाकी सब इसके सदस्य हैं। एक क्या याद रख लेंगे कि यहाँ पे ये तुर्की नहीं है। तो 2 चीज़ें आप यहाँ याद रख लेंगे, तुर्की नहीं है और इज़राइल नहीं है। अगर आप इतना याद रख लें तो काम चल जाएगा, ठीक, ओके। अब उत्तरी अफ्रीका के देश हैं, सब देश हैं, ये वाला देश नहीं है, तो इसको आप याद रख लेंगे, इसका नाम है शायद पश्चिमी सहारा। तो पश्चिमी सहारा नहीं है, यहाँ पे इज़राइल नहीं है, तुर्की नहीं है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इज़राइल नहीं है, हम लिख देते हैं तुर्की नहीं है, PDF में हम इसको ठीक कर देंगे, और पश्चिमी सहारा नहीं है, ठीक। कुछ ऐसे देश जो इन क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, तो कोमोरोस आप याद रखेंगे कि कोमोरोस है। कोमोरोस कहाँ पे पड़ता है? तो ये है अफ्रीका का मैप, ये मेडागास्कर, इसके पास में एक छोटा सा द्वीपीय देश है कोमोरोस, तो ये इसका सदस्य है। कभी आप इसमें इस तरह का लॉजिक लगा दें कि उत्तरी अफ्रीका और पूर्वोत्तर अफ्रीका के देश हैं, तो फिर नीचे का जो देश है मेडागास्कर वो नहीं होना चाहिए, मेडागास्कर के पास का देश नहीं हो सकता, तो उसको आप अलग से ध्यान रखेंगे, कुछ स्पेशल चीज़ है तो क्या क्या याद रखेंगे? पश्चिमी सहारा नहीं है, इज़राइल नहीं है, तुर्की नहीं है, और जो कोमोरोस है वो है। दूसरा, इज़राइल नहीं है, लेकिन आपने को हमने मैप में दिखाया था कि इज़राइल में ही यहाँ पे पड़ता है गाजा पट्टी और यहाँ पे वेस्टर्न बैंक, इनको मिला दें तो एक देश बोलते हैं फ़िलिस्तीन। तो फ़िलिस्तीन अरब लीग का सदस्य है, इसको आप याद रखेंगे। जो मेन चीज़ है कि इज़राइल इसका सदस्य नहीं है, फ़िलिस्तीन इसका सदस्य है, कोमोरोस इसका सदस्य है। अगर ऑब्जर्वर की स्टेट की बात करें तो 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं, उनमें ब्राज़ील है, वेनेजुएला है, इरिट्रिया है। सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखें कि ऑब्जर्वर स्टेट में इंडिया है और पाकिस्तान नहीं है। कभी आप सोचें अरब लीग है तो नाम से आपको ऐसा लगेगा कि शायद पाकिस्तान होगा, इंडिया नहीं होगा, तो पाकिस्तान इसमें नहीं है, इसको आप ध्यान रख लेंगे। ईरान नहीं है। इतनी 2-4 बातें आप ध्यान रखेंगे तो अरब लीग में फिर पूरे 22 के 22 देश आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 चीज़ें आप इसमें याद रख लेंगे। नेक्स्ट है खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद क्या है? तो ये है फ़ारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ। यहाँ पे ये कुछ 6 देश हैं, ये अरब प्रायद्वीप के देश, जिसमें सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, ये है कतर, और ये एक द्वीपीय देश है बहरीन। इसी बहाने आपने यहाँ से ये भी याद कर लिया कि जो बहरीन है वो एक द्वीपीय देश है। जैसे हमने ऊपर बताया था कि कई बार पूछ लेता है लैंड लॉक कंट्री कौन से, तो बहरीन का आप ध्यान रख लेंगे कि ये एक द्वीपीय देश है। और यहाँ पर एक देश है कुवैत। ये देश हुए कुल 6। ये 6 देशों का संगठन है जिसको बोलते हैं खाड़ी सहयोग संगठन, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। मुख्यालय इसका रियाद में है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की, बस ये 6 सदस्य हैं। तो अगर आप मैप भी ध्यान से याद रख लेंगे तो ये आपको
ध्यान रह जाएगा। बस आप ये ध्यान रख लेना कि ये जो पर्शियन गल्फ्स है इनसे जिन जिन देशों की बाउंड्री टच हो रही है, कितने देशों की हो रही है, ओमान की 1, संयुक्त अरब अमीरात 2, कतर 3, बहरीन 4, सऊदी अरब 5, कुवैत 6। इसके बाद में इराक की बाउंड्री भी यहाँ पे मैप में ठीक ठीक लग नहीं रहा है, लेकिन इराक की बाउंड्री भी फारस की खाड़ी से मिलती है। तो इराक 7 और ईरान 8, तो 8 देश ऐसे हैं जिनकी जो सीमा है वो फारस की खाड़ी से मिलती है। इन 8 देशों में इराक और ईरान को छोड़कर बाकी के 6 जो हैं वो इसके सदस्य हैं। तो आप इनके याद रख लेंगे। इसमें भी क्या याद रखना है कि यमन नहीं है और ईरान और इराक नहीं है, तो इतना भी याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। यूपीएससी पिछले साल के क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसमें कौन सा जो देश है वो इसका सदस्य नहीं है। बाकी इसको क्यों बनाया गया था, ये क्या चर्चा में आया था, ये ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस आपको जनरल स्टडी के लिए इसमें लिख दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना एक बार। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, खाड़ी सहयोग परिषद से भी आ सकता है और अरब लीग से भी आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए काम की हैं, इनको आप देख लेना। एक सब बार बार आप सुनते हैं मध्य पूर्व, तो मध्य पूर्व क्या है ये भी हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। तो मध्य पूर्व में दरअसल ज़्यादातर लोग मध्य पूर्व से मतलब इस चीज़ से निकालते हैं कि मध्य पूर्व का मतलब है ये वाला पोर्शन, लेकिन मध्य पूर्व में इस वाले पोर्शन को अभी हमने क्या बोला था, दक्षिण पश्चिमी एशिया। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया आता है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका आता है, और ये वाला पोर्शन दक्षिण पूर्वी यूरोप। तो मध्य पूर्व 3 क्षेत्रों से मिलकर बनता है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया। इसको नीचे हमने लिखा हुआ है कि मध्य पूर्व, दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में विस्तारित क्षेत्र है। नाम समझ लेते हैं। आप 2 शब्द आपने इतिहास में भी पढ़े होंगे, सुदूर पूर्व फार ईस्ट या पूरब के पास नियर ईस्ट। तो ये सब है क्या, इसको समझ ले रहे हैं। तो ये जो मध्य पूर्व है इसी को बोलते हैं नियर ईस्ट। दरअसल जब ये यूरोप के देशों ने जब कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उपनिवेशीकरण की, तो इस वाले पोर्शन को तो इनके लिए ये था पूरब। तो एक तो ये वाला क्षेत्र और एक ये वाला क्षेत्र, ये सब इनके तो पूरब में ही पड़ेगा, पूर्वी क्षेत्र। तो इसको तो ये बोलते थे फार ईस्ट, यानी कि सुदूर पूर्व, और इसको बोलते थे नियर ईस्ट, पूरब के पास, या फिर अब इसको बोलने लगे हैं मध्य पूर्व। तो मध्य पूर्व बोलें, नियर ईस्ट बोलें, वो सब किसकी बात चल रही होती है, इस वाले रीजन की। और फार ईस्ट, ये शब्द आप बार बार सुनते रहते हैं चर्चा में, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है फार ईस्ट। और मध्य पूर्व क्यों फेमस है, तो ये हम आपको बता ही चुके हैं कि मध्य पूर्व ये वाला पोर्शन, और इस वाले पोर्शन में 2 नदियाँ, दजला नदी, फरात नदी, मेसोपोटामिया सभ्यता। और इनके अलावा जो और फेमस चीज़ें हैं वो ये हैं कि इसको सभ्यता का आरंभ स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के अलावा अन्य कई मतों का भी जन्म हुआ था। तो मध्य पूर्व किस लिए फेमस है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लिए फेमस है, इतने सारे धर्मों का उदय हुआ उसके लिए फेमस है। और वर्तमान में यहाँ पे हमेशा सिया सुन्नी विवाद चलता रहता है, अरब इसराइल झगड़ा चलता रहता है, तो उसके लिए ये चर्चा में आता रहता है। और इसी मध्य पूर्व का एक देश है सीरिया, जिसके बारे में आज हमने देखा सीरिया संकट क्या है। तो सीरिया संकट में इतना ही। इसमें कोई भी आपका डाउट हो तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं। गर्भिता से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।